वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लिनक्स के फीचर्स पढ़ेंगे। अच्छा, लिनक्स के या यूनिक्स के तकरीबन बात एक जैसी है, क्योंकि लिनक्स एक्चुअली जीयूआई बेस्ड है और यूनिक्स भी यूनिक्स जैसा ही है। तो इसलिए अगर कहीं मेरे मुंह से यूनिक्स निकल जाए तो आप समझ जाइएगा कि हम बात लिनक्स की कर रहे हैं। सबसे पहला फीचर जो होता है वो होता है फुली प्रोटेक्टेड मल्टीटास्किंग। फुली प्रोटेक्टेड मल्टीटास्किंग का मतलब ये होता है कि यूनिक्स जो था, यूनिक्स आराम से टास्क के बीच में स्विच ओवर कर लिया करता था किसी ऑपरेटिंग सिस्टम को क्रैश हुए बगैर, मतलब खुद के क्रैश हुए बगैर वो टास्क के बीच में स्विच ओवर कर लिया करता था। अब यहाँ पे क्या होता था कि यूनिक्स के अंदर क्या होता है कि जितने भी प्रोसेस होती है वो सेपरेट होती हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम का ये मतलब है कि उसके साथ वो जुड़ी हुई नहीं होती। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम की जो प्रोसेस होती है और यूजर की जो प्रोसेस होती है वो बिल्कुल अलग अलग है। अब मान लीजिए कोई एप्लीकेशन क्रैश हो भी जाती है तो भी आपका जो पीसी है वो पीसी क्या करेगा, किसी तरह मैनेज कर लेता है उसको अप करने के लिए। ये चीज जो है ये एक्चुअली क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बार बार हमिंग करती है, और हमिंग करने के साथ साथ जो अलग अलग टास्क हैं, अलग अलग प्रोसेस के अलग अलग टास्क हैं, अगर उसमें से कोई क्रैश होता है और वो प्रोसेस को क्रैश करने की कोशिश करता है तो वो उसको वापस से इनेबल करके, चालू करके या रिस्टार्ट करके, रिबूट करके कोशिश करती है कि वो वापस से चालू हो जाए। आप ये चीज आपने देखी होगी, जब आप विंडोज पीसी यूज करते हो तो वो नॉट रिस्पॉन्डिंग का लोगो आ जाया करता था, तो हम उसको एंड टास्क करते थे और दोबारा से प्रोसेस को स्टार्ट करते थे। दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा जो फीचर है वो ये है कि इसका परफॉर्मेंस और इसकी स्टेबिलिटी। इस दुनिया में जितने तमाम सर्वर चल रहे हैं वो ज्यादातर सालों से यूनिक्स और लिनक्स पे चल रहे हैं। और ऐसा है कि वो इतने साल से चल भी रहे हैं ना, तो वो एक सेकंड के लिए भी उन्होंने क्रैश नहीं करा कभी। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ मैं। और कोई रीजन रहा हो क्रैश करने का तो बात अलग है, लेकिन उनका ओएस जो है वो क्रैश नहीं हुआ। अब मल्टीटास्किंग कैपेबिलिटीज है यूनिक्स के अंदर, तो जाहिर सी बात है उसके साथ उसका उसका ग्रो जो रैपिड जो उसका रेट है उसके चलने का, वो भी बहुत मैच्योर है। अब आप अगर देखेंगे कि लिनक्स के अंदर अगर खासतौर से देखेंगे तो आप एक तरह का फ्री ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है और उसके अंदर आप कोई भी चीज को, कोई भी प्रोसेस को इधर से उधर आप मूव ऑन कर सकते हो। मतलब आप अपने हाथ में उसका ओपन सोर्स का जो कोड है वो आप चेंज कर सकते हो, मतलब ये कहने का मतलब है। तो यूनिक्स और लिनक्स जो है एक पावरफुल सॉल्यूशन है, और ये यही एक चीज इसको ऐसा बनाती है जिसके लिए सर्वर्स की अगर आज भी बात करें तो पहली पसंद या तो यूनिक्स है या लिनक्स है। यूनिक्स इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें जीयूआई नहीं है, लेकिन हम लिनक्स तो बिल्कुल करेंगे। तो विंडोज और अगर लिनक्स के बीच में बात करी जाए तो हम लिनक्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं सर्वर सिस्टम्स के लिए, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी बहुत है। अब हमें क्या है कि मल्टीपल यूजर्स की कैपेबिलिटी है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट यही है, मल्टी यूजर कैपेबिलिटीज। यहाँ पे ये एक ट्रू मल्टी यूजर सिस्टम है जो कि क्या करता है कि अलग अलग यूजर्स को लॉग इन कराता है सेम सिस्टम पे साइमल्टेनियसली। अब चाहे लिनक्स हो या यूनिक्स हो, उसके अंदर क्या करते हैं कि आप एक यूजर लॉग इन करता है सेम सिस्टम पे और सेम टाइम पे करेगा, और बाकी सारे यूजर्स भी जो है वो सेम सिस्टम को सेम टाइम पे एक्सेस कर रहे होंगे। तो यहाँ पे क्या है कि मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि सिस्टम पे सेम यूजर होते हैं और कोई ऑपरेटिंग सिस्टम उसको क्या करता है, कोई क्रैशिंग नहीं देता, कोई ऐसा नहीं होता कि डेडलॉक कंडीशन आ जाए। तो इसलिए क्या है कि जितने एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स हैं, जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स हैं, वो सारे यूनिक्स सर्वर पे या लिनक्स सर्वर पे बनाए जाते हैं। मतलब आपको भले ही आपके कॉलेज में पीसी दिख रहा होगा जो विंडोज चला रहा होगा, लेकिन आपके जो कॉलेज का जो सर्वर रूम होगा उस पर 100% लिनक्स चला हुआ होगा, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स वहां से दिए जाते हैं ताकि मल्टीपल यूजर्स एंटरटेन हो जाए और उनको बहुत आसानी से मैनेज कर दिया जाए। एक और जो बात है वो इसके साथ ये है कि यहाँ पे हजारों आपको हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलते हैं, मतलब टन्स ऑफ हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर। जैसे कि मान लीजिए अपाचे सर्वर से बात करें तो अपाचे सर्वर जो है वो भी आपको लिनक्स के साथ मिलेगा, जबकि अपाचे सर्वर ऐसा सर्वर है कि आपके 10 वेब सर्वर है ना, तो 10 में से 6 जो है वो अपाचे यूज कर रहे होंगे। तो अपाचे जो है, अपाचे का सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला सर्वर है, से लेकर के मोजिला फायरफॉक्स तक आपको देता है वो, ताकि आप एक ना एक ओपन सोर्स एक वर्जन यूज कर लें अपने ब्राउजर का, जिसको पहले ये कहा जाता था वेनेरेटेड नेटस्केप कम्युनिकेटर भी कहा जाता था, उसको बाद में जाके मोजिला कहा गया। और ये एक ऐसा था टूल मोजिला फायरफॉक्स का, वन ऑफ माय फेवरेट ब्राउजर, जिसमें क्या है कि आपको मतलब ग्राफिक्स की जो मैनिपुलेशन सॉफ्टवेयर है ना, कई सारे मिल जाते हैं। लिनक्स के साथ ऐसे हजारों सॉफ्टवेयर आपको पैक्ड मिलते हैं, और यही ट्रिक जो है वो उसकी ये बताती है कि यूनिक्स और लिनक्स को, कि वो कंपैटिबिलिटी और कमर्शियल सॉफ्टवेयर के बीच में कंपैटिबिलिटी जो है वो बना लेती है। और ये सारे के सारे विंडोज में भी अवेलेबल मिल जाते हैं आपको, और मैकिन्टॉश में भी अवेलेबल मिल जाते हैं, मतलब जितने आप सॉफ्टवेयर चला रहे हो। उसके बाद है इजी कस्टमाइजेशन। देखिए, अगर कस्टमाइजेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसमें ज़्यादातर क्या होता है, उसके अंदर कम चीज़ होती है। ये मतलब ये वाला जो पॉइंट होता है ना कस्टमाइजेशन का, कम होता है। और यूज़र के पास भी क्या होती है, कम चॉइस होती है अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने में। तो जाए और जैसे विंडोज एक्सपी अगर आप यूज़ कर रहे हो, विंडोज 10, विंडोज 9, ये विंडोज 11 यूज़ कर रहे हो आप, सॉरी 9 तो है ही नहीं। तो ये आपने जैसे ही क्लिक करा, आपके पास ज़्यादा ऑप्शन नहीं है, आप जाके सीधे सीधे बस उसको एप्लीकेशन इंस्टॉल हो जाएगी। लेकिन
आप अगर लिनक्स या यूनिक्स यूज़ कर रहे हो ना, तो स्पेशली लिनक्स की बात कर रहा हूँ, उसके अंदर क्या है कि इसी मॉडल का एग्जैक्ट काउंटर पॉइंट मौजूद है, जिसके अंदर आप एक्चुअल में कोई भी कर्नल को, विंडोज़ के इवन के ऑपरेटिंग सिस्टम के कर्नल को भी कस्टमाइज़ कर सकते हो। और उसके हिसाब से कर्नल को जब कर सकते हो, तो कर्नल तो उसका कोर है। कर्नल के साथ-साथ उसके ड्राइवर, नेटवर्किंग और जो भी चीज़ें हैं, जो कि आप इंस्टॉल करते हो ना, वो सारे के सारे आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से, यूज़र के हिसाब से। अब आता है मॉड्यूलर आर्किटेक्चर। देखिए, मॉड्यूलर आर्किटेक्चर क्या है कि आप जब उसको कस्टमाइज़ कर रहे हो, तो ज़ाहिर-सी बात है कस्टमाइज़ेशन करने क्या वाले हो? सबसे ज़रूरी चीज़ तो ये है, तो इसलिए क्या है कि जो कर्नल है, जो अटैच्ड है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम से, उसको ऐसा बनाया जाता है कि वो अलग-अलग मॉड्यूल से बात कर सके और वो सारे के सारे मॉड्यूल जो हैं, वो यूज़र की नीड के हिसाब से रखे गए। मान लीजिए मैं हूँ, मुझे अगर अपना लिनक्स एनवायरनमेंट बनाना है, अपने सर्वर को बनाना है, तो सर्वर को मैं लिनक्स इंस्टॉल में डायरेक्टली नहीं करूँगा। डायरेक्टली करने के बाद कर्नल की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, कर्नल कैसे-कैसे यूज़र से इंटरैक्ट करेगा। मतलब मैं ज़ाहिर-सी बात है सर्वर पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलाना चाहता, जो कि अब जैसे मान लीजिए कोई पैरेंटल मैंने वो लगा दिया, लॉक लगा दिया, तो पैरेंटल लॉक सर्वर से लगता है। आप कोई भी ऐसी-वैसी वेबसाइट अगर आप विज़िट करेंगे, तो वो बता देगा कि नहीं साहब ये नहीं हो पाएगा। तो वो जो चीज़ है, वो कर्नल में आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी वहाँ पे और ये उसका मॉड्युलैरिटी को दर्शाता है। उसके बाद आता है POSIX कंप्लायंस। POSIX का मतलब होता है पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरफेस। ये पोर्टेबल ऑपरेटिंग सिस्टम में जो इंटरफेस है ना, ये एक्चुअल में IEEE ने दिया था। IEEE मतलब द इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स, IEEE। ये डिफाइन किसने किया था? POSIX कंप्लायंस उन्हीं ने किया था। अब क्या था कि फ्री ऑपरेटिंग सिस्टम था यूनिक्स, उसके अलग डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर्स आए। अब ये डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर जब आए, तो ऐसा तो हो नहीं कि भाई आपको यही चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी। आपने यूनिक्स अगर कोई वर्जन लिया, तो वही यूनिक्स का वर्जन सबको रखना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि यूनिक्स के ढेर सारे वर्जन्स आए और ढेर सारे वर्जन्स में ढेर सारे इम्प्लीमेंटेशन हुए। तो हो क्या रहा था कि प्रोग्रामर को क्या इनेबल करना था कि उसको किस तरह से कोड लिखना चाहिए अपने सॉफ्टवेयर में और किस तरह से कौन से वर्जन पे यूनिक्स का कोड कैसा चलेगा। ये फंडा जो था, इस फंडे ने हमारे यूनिक्स को बना दिया POSIX कंप्लायंस। मतलब POSIX की कंप्लायंस भी उसके अंदर आने लगी। मतलब पोर्टेबिलिटी जो थी, वो बड़े आसानी से आने लगी। मतलब जो यूनिक्स एनवायरनमेंट मार्केट में मिलता है, आप उसको लीजिए, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कीजिए, रख लीजिए। अब मान लीजिए कोई और आया, उसने दूसरा सर्वर इंस्टॉल करा, दोनों सर्वर अलग-अलग अलग-अलग पॉलिसीज़ पे चलेंगे? नहीं, नहीं चलेंगे। उनका ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है अलग हो, लेकिन उनकी पॉलिसी सेम होगी। TCP/IP प्रोटोकॉल सूट, कंप्यूटर नेटवर्क्स के अंदर जो कंप्यूटर नेटवर्क्स की जान है, जो है वो है TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। TCP/IP प्रोटोकॉल स्टैक के अंदर बेसिकली 4 लेयर्स होती हैं। उन 4 लेयर्स में फिजिकल और डेटा लिंक लेयर साथ होती है, फिर नेटवर्क लेयर होती है, फिर ऐसे कर डेटा नेटवर्क फिजिकल डेटा लिंक, फिर नेटवर्क लेयर, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर, फिर एप्लीकेशन लेयर। 4-5 लेयर्स होती हैं इसके अंदर। कुछ किताबों के अंदर 4 लिखी हैं, कुछ किताबों में 5 लिखी हैं। फिजिकल डेटा लिंक को एक साथ कर लिया किसी किताबों के अंदर, फिर नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर एप्लीकेशन। तो ये वो 4, किसी-किसी में फिजिकल और डेटा लिंक को अलग-अलग दिखाया है, कुछ-कुछ बुक्स में दिखाया है, बट स्टैंडर्डाइज़ेशन अगर देखा जाए, तो ये 4 लेयर्स ही मान के चलो आप। ये जो TCP/IP प्रोटोकॉल सूट है ना, ये इतना पॉपुलर क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि यूनिक्स के ऊपर बनाया गया है ये, और ये हम ऐसा है कि इसके अंदर मेजॉरिटी ऑफ सर्वर जो हैं, वो आपके इंटरनेट को मेकअप करने के लिए अंदर हेल्प करते हैं। तो यूनिक्स कंप्यूटर जो है, किसी एक फॉर्म का या किसी अनदर फॉर्म का, वो सारा का सारा आपस में सिर्फ एक ही बात को मानते हैं, एक ही प्रोटोकॉल सूट को मानते हैं, TCP/IP प्रोटोकॉल सूट। अब TCP/IP प्रोटोकॉल सूट बना इसलिए फेमस है, क्योंकि वो यूनिक्स पे एनवायरनमेंट पे बना हुआ है। यूनिक्स एनवायरनमेंट एक ऐसी जनरल टर्म थी, जो कि लिखी गई थी ना जब, तब ये माना गया था कि जितने भी इसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम आएँगे, वो सारे इन टर्मिनोलॉजीज़ को तो मानेंगे ही मानेंगे। अब आपने लाए मैकबुक ले आए, मैकबुक की अच्छी महँगी मशीन ले आए, चलाओगे तो आप TCP/IP प्रोटोकॉल सूट ही, और वो कहीं न कहीं यूनिक्स सर्वर से कनेक्टेड होगा या लिनक्स सर्वर से कनेक्टेड होगा। तो ये कुछ फीचर्स थे, जिसकी वजह से आज भी हम इतने साल बाद भी यूनिक्स का या लिनक्स का लोहा मान रहे हैं, और यही शायद रीज़न्स थे जिनकी वजह से यूनिक्स को या लिनक्स को आप अच्छा मानते हैं। थैंक यू सो मच।